हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने रेडियो रीडर्स क्लब यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए आज की हमारी बुक समरी शुरू करते हैं। लर्न बेटर बाय अल्रिक बोजर। बेहतर सीखना सीखें। अगर आपको लगता है कि अपने क्षेत्र में माहिर होने के लिए आपको या तो जीनियस पैदा होना होगा, या आपकी बहुत अच्छी मेमोरी होना चाहिए, या कुछ नहीं तो कम से कम आपको किताबों में सालों साल तक सर गड़ाए रखना होगा, यही लगता है, तो ये सच नहीं है। दरअसल सभी लोग अच्छे लर्नर बन सकते हैं। आपको अगले न्यूटन या फोटोग्राफिक मेमोरी होने की जरूरत नहीं है। आपको जरूरत है तो सिर्फ खास सीखने के तरीकों की। इन तरीकों को अपनाकर आप किसी भी विषय के विशेषज्ञ बनने के लिए खुद को तैयार पाएंगे। यहां दिए गए लेसन्स में आप आर्ट ऑफ लर्निंग में माहिर होने के लिए के 6 आवश्यक स्टेप्स से रूबरू होंगे। साथ ही साथ आपको सीखने की प्रक्रिया का आनंद उठाने में मदद करने के लिए ये आपको दिखाएंगे कि उन क्षेत्रों में कैसे उत्कृष्टता प्राप्त करें जहां आप आमतौर पर खराब प्रदर्शन करते हैं। सीखना आसान है, बस आपको सही टूल्स और रणनीतियों की जरूरत है। सालों से यह माना जाता है कि सीखने की क्षमता हमारी पैदाइशी बुद्धि पर निर्भर करती है, लेकिन अब विशेषज्ञों ने यह बताना शुरू कर दिया है कि ऐसी बात नहीं है। कुछ टूल्स और रणनीतियों की मदद से आप अपनी लर्निंग में काफी सुधार कर सकते हैं। इसमें सबसे बड़ी खोज यह है कि सीखने की कुछ रणनीतियों को अमल में लाकर आप अपने परिणामों में काफी सुधार ला सकते हैं। 1980 के दशक में अनस्तासिया एनास्टेसिया किटसांटस ने लड़कियों के एक स्कूल में एक प्रयोग किया। उन्होंने लड़कियों को 3 टीम में बांट दिया और उन्हें डार्ट्स खेलना सिखाया। टीम परफॉर्मेंस टीम के सदस्यों को बताया गया कि वे बुल्स आई पर निशाने लगाकर जीत सकते हैं। टीम लर्निंग मेथड के सदस्यों को डार्ट फेंकने के लिए जरूरी रणनीति, जैसे अपने हाथ अपने शरीर के करीब रखना, बताई गई, और टीम कन्वेंशनल विजडम की लड़कियों को बस अपना बेस्ट करने के लिए कहा गया। अंत में न सिर्फ टीम लर्निंग मेथड ने सबको मात दी, बल्कि इसके सदस्यों को खेलने में भी बहुत मजा आया। इसके अलावा सेल्फ क्विजिंग नाम का एक और उपयोगी लर्निंग टूल है। इसमें आपने जो भी सीखा है उसे बार बार याद करना और खुद का टेस्ट लेना शामिल है। यह तकनीक नए आइडियाज को लंबे समय तक याद रखने के लिए डिजाइन की गई है। वास्तव में रिसर्च से पता चलता है कि सेल्फ क्विजिंग किसी और लर्निंग रणनीति के मुकाबले 50% अधिक प्रभावी है। 2006 में वॉशिंगटन विश्वविद्यालय में किए गए एक अध्ययन में भी यही दिखाया गया था। शोधकर्ता जेफरी कार्पिके और हेनरी रोडिगर ने प्रतिभागियों के 2 समूह को एक वाक्य दिया। पहला समूह इसे 4 बार पढ़ता है और दूसरा समूह उसे केवल 1 बार पढ़ता है, लेकिन 3 बार इसे याद करते हुए उसका अभ्यास करता है। जब कार्पिके और रोडिगर ने कुछ दिनों के बाद उनका टेस्ट लिया, तो उन्होंने पाया कि जिस समूह ने सेल्फ क्विजिंग की थी, उनके दिमाग में वो वाक्य ज्यादा अच्छे से बैठ गया था। सीखने की क्षमता को बढ़ाने के लिए आखिरी तरीका एयर प्लग्स इस्तेमाल कर बाहरी शोर ब्लॉक करना है। लेखक जब 11 वर्ष के थे, तभी उन्होंने इस तकनीक का इस्तेमाल किया था। उन्हें गणित की समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने में परेशानी होती थी, और उन्होंने पाया कि एयर प्लग्स का सही इस्तेमाल करके उन्हें वास्तव में ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलती है। हमने देखा कि कुछ सीखने की रणनीतियां कितनी प्रभावी होती हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, वे सीखने को और भी मजेदार बना देती हैं। अगर आप अपनी पढ़ाई में एक मतलब ढूंढ लेते हैं, तो आपको चीजें समझने में कम समय लगेगा। लर्निंग के 6 स्टेप्स का इस्तेमाल करके आप उसे और अधिक प्रभावी बना सकते हैं। पहला स्टेप वैल्यू के बारे में है। अगर आप अपने स्किल्स या नॉलेज को मूल्यवान और सार्थक बना सकते हैं, तो आप पहला कदम उठाने और दृढ़ता बनाए रखने के लिए प्रेरित होंगे। जेसन वोल्फसन का केस लेते हैं। वो अपनी उम्र के 40वें पड़ाव में चल रहे इंजीनियर हैं। उनका तहखाना लेगो खिलौनों से भरा पड़ा हुआ है। एक बड़े आदमी का खिलौनों के साथ खेलना, उनमें फेरबदल करना और उन्हें ठीक करना थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन उनके इस निर्माण के पीछे एक कहानी है। द ब्लू पुलिस फोन बूथ डॉक्टर हू से प्रेरित है, और गोंजो की उनकी प्रतिकृति अपनी पत्नी को श्रद्धांजलि है, जो मपेट किरदार की बड़ी प्रशंसक थीं। वोल्फसन इन निर्माणों पर इतना समय और एफर्ट इसलिए देते हैं क्योंकि वे वास्तव में उनके लिए मायने रखती हैं, और सिर्फ इस कारण वह इसके एक मास्टर बन गए। लेकिन मायने और महत्व पेड़ पर नहीं फलते हैं, जिसे कि गए और तोड़ लाए। उन्हें खोजने के लिए समय और कठिन परिश्रम लगता है। जैसे कुछ छात्र आंकड़ों को लेकर बहुत जुनूनी होते हैं, और इसलिए उनमें से एक ग्रुप को प्रेरित करने के लिए वर्जीनिया विश्वविद्यालय के मनोविज्ञान के प्रोफेसर क्रिस हॉलमन ने एक छोटी सी रणनीति तैयार की।
उन्होंने विद्यार्थियों को एक निबंध लिखने के लिए कहा कि कैसे आंकड़े उन्हें और उनके हितों को बढ़ा सकते हैं। उन्होंने कुछ कमाल के आइडिया पेश किए, जैसे आंकड़े उनके नर्स, मैनेजर या मार्केटर बनने की संभावनाओं में मदद कर सकते हैं। नतीजतन वे इस विषय में और अधिक रुचि लेने लगे, बल्कि कुछ को तो आंकड़ों का ऐसा कीड़ा लगा कि वो एक क्लास आगे ही चले गए। आपको अपनी स्किल मास्टर करने के लिए छोटे, खास लक्ष्य बनाने होंगे, लेकिन उसके पहले आप अपने मूल तत्व सीख लें। लर्निंग की सफलता लक्ष्य निर्धारित करने से आती है। और स्टेप नंबर 2 इसी बारे में है। बड़े लक्ष्यों को छोटे लक्ष्यों में तोड़ लें, ताकि आप एक समय पर एक ही जगह पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकें। मान लेते हैं कि आप अपने मैराथन रनिंग टाइम में सुधार करना चाहते हैं। सिर्फ तेज दौड़ने की कोशिश करने के बजाय दौड़ने के छोटे और सुधार लायक पहलुओं को टारगेट करें। जैसे आप ये हफ्ता पहाड़ी इलाकों में और बेहतर प्रशिक्षण में दे सकते हैं। ऐसे छोटे छोटे टारगेट्स न केवल कम चुनौतीपूर्ण होते हैं, बल्कि वे आपकी बेहतरी को ट्रैक करना और भी आसान बना देते हैं। लेकिन अपने कौशल में निपुणता प्राप्त करने के लिए अपने बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे लक्ष्यों में तोड़ने के अलावा भी बहुत कुछ करना जरूरी है। शुरुआत करने से पहले आपको कुछ पृष्ठभूमि का ज्ञान होना जरूरी है। ऐसा इसलिए क्योंकि किसी नए विषय या क्षेत्र को समझने में मुश्किल आती है जब तक कि आपका उसके मूल तत्व पर नियंत्रण न हो। उदाहरण के लिए, मान लें आपको फ्रेंच भाषा की कोई जानकारी नहीं है और आपसे अचानक कोई पूछता है, कॉमेंट आलेवू। कुछ बेसिक फ्रेंच शब्दों और ग्रामर के ज्ञान के बिना आपको यह पता भी नहीं चल पाएगा कि आपसे आप कैसे हो पूछा जा रहा था। आपको अपने जीवन में हर जगह यही कॉन्सेप्ट लागू करना चाहिए। आखिरकार, आप कंप्यूटर की थोड़ी जानकारी के बिना उसे खोलकर ठीक करने की कोशिश तो नहीं करेंगे ना? और एक बार आपको आपके अत्यावश्यक चीजें पता चल गईं, तो आप अपने छोटे और प्राप्त कर सकने वाले लक्ष्यों को सेट करने में बेहतर हो जाएंगे। जब लर्निंग की बात आती है, तो फीडबैक का महत्व बहुत बढ़ जाता है। क्या आपने कभी फाइनल डे से पहले अपने मित्र के सामने प्रेजेंटेशन देने की प्रैक्टिस की है? यह करना एक आम बात है और इसके एक अच्छी वजह भी है। दर्शकों द्वारा मूल्यांकन होना सुधार का एक शानदार तरीका होता है। यही कारण है कि तीसरा स्टेप विकसित करना है, यानी फीडबैक प्राप्त करके अपने स्किल्स को और विकसित करें। जब आप सीख रहे होते हैं, तो आप अक्सर यह नहीं जान पाते हैं कि आपको किन क्षेत्रों में सुधार की जरूरत है। किसी और का नजरिया आपके लिए लंबे समय में अच्छा साबित होगा, भले ही आपको ऐसा लगता हो कि आप उस समय धीमे हो रहे हों। लेखक को वास्तव में व्यक्तिगत रूप से इस कदम से फायदा मिला। उन्हें हमेशा से बास्केटबॉल खेलना पसंद था, लेकिन वह कभी भी बहुत अच्छे नहीं थे, बल्कि वो अपनी टीम के सबसे खराब खिलाड़ियों में से थे। वह अपने लोकल कोर्ट में प्रतिदिन आधे घंटे बास्केटबॉल खेलते थे। इसके बावजूद उनके कदम और फुटवर्क निराशाजनक रहे। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनके प्रयास ध्यान केंद्रित नहीं थे और उन्हें कोई फीडबैक नहीं मिल रहा था। फिर एक दिन क्रेग्सलिस्ट खंगालते वक्त उन्हें बास्केटबॉल प्रशिक्षक ड्वेन सैमुअल्स मिले। सैमुअल्स की मदद से लेखक ने कुछ खास तरकीबें, जैसे कि 1 ड्रिबल, पुल अप, जंप शॉट पर काम किया। ट्रेनर ने उन्हें बताया कि बीच की उंगली से गेंद को कैसे घुमाएं और पैरों को किस मुद्रा में होना चाहिए। कुछ हफ्तों के भीतर ही लेखक के जंप शॉट्स बास्केट में जाने लगे, यहां तक कि वे 3 पॉइंटर्स भी करने लगे। सुधार करने का दूसरा तरीका अपनी गलतियों पर नजर रखने और उसकी रिकॉर्डिंग करके अपने गलतियों की दर को कम करना है। यदि आप अपने काम पर नजर रखते हैं, तो आपको अपने प्रदर्शन के बारे में और अच्छे से पता होगा और यह भी कि आप कहां गलती कर रहे हैं। संक्षेप में, आप अपनी गलतियों को नहीं दोहराएंगे। ब्रेन सर्जन्स तक इस तकनीक का लाभ उठाते हैं। मार्क बर्नस्टीन ने 10 साल की अवधि में अपने टोरंटो ऑपरेटिंग रूम में हुई हर गलती को रिकॉर्ड किया। गलतफहमी, गलत ढंग से स्पंज स्थित करना या एनेस्थीसिया लाने में देरी, यह सब कुछ उनके डाटाबेस में चला गया। इस फीडबैक सिस्टम के कारण उनकी टीम की ऑपरेशन में गलतियों की दर 1 महीने में 3 गलतियों से सिर्फ 1.5 हो गई थी। अपने फील्ड में खुद को डुबाकर और चीजों को विजुअल बनाकर आप अपनी लर्निंग बेहतर कर सकते हैं। आप यह सोच सकते हैं कि प्रसिद्ध लेखक, कलाकार या वैज्ञानिक अपने संबंधित क्षेत्र में सफल होने के लिए ही पैदा हुए थे, लेकिन वास्तविकता में ऐसे लोग लगातार अभ्यास की भट्टी में तपकर ही जीनियस बनते हैं। यही स्टेप नंबर 4 है। आपके पास पहले से ही जो ज्ञान मौजूद है, उसका विस्तार करें। दूसरे शब्दों में, यदि आप बुलंदियों को छूने की ख्वाहिश रखते हैं, तो आपको अपने विषय के बारे में निरंतर अपनी समझ बढ़ानी होगी। चित्रकार जैक्सन पॉलक इसे भली भांति जानते थे। 23 वर्ष की उम्र में वह मैक्सिकन कलाकार
डेविड अल्फारो सिकेरोस की वर्कशॉप में शामिल हुए। सिकेरोस ने पॉलक को प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया। वहीं पर पॉलक ने ड्रिप एंड पोर की तकनीक सीखी, जिससे उन्हें बाद में दुनिया में बहुत ख्याति मिली। लेकिन इस तकनीक में निपुण होने में उन्हें लंबा समय लगा। उन्होंने भग्न संरचनाएं के साथ काम करना सीखा, जो ऐसे ज्यामितीय पैटर्न को कहते हैं जो छोटे से छोटे स्केल पर भी रिपीट होते रहते हैं, जैसा आप रोमनेस्को ब्रोकली या स्पाइरल गैलेक्सीज में पाएंगे। सबसे पहले पोलाक की शुरुआती ड्रिप पेंटिंग्स में भग्न जटिलता न के बराबर थी, लेकिन समय के साथ उनके भग्न और ज्यादा जटिल होते गए। बल्कि वे इतने जटिल हो गए थे कि रिचर्ड टेलर ने, जो कि एक भौतिक विज्ञानी थे, पहली बार उन्हें नोट किया। अवधारणाओं के बीच का संबंध और स्किल बढ़ाने के लिए विभिन्न तरीकों का अभ्यास करने से आपकी लर्निंग और भी बेहतर होगी। ऐसा कहा जाता है कि नई स्किल्स में निपुणता प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका उनका बार बार अभ्यास करना है। लेकिन समस्या यह है कि सिर्फ प्रयास करते रहना ही इतना कारगर नहीं है। यहीं पर पांचवा स्टेप आता है, आपको चीजें रिलेट करनी होगी। दूसरे शब्दों में, आपके अवधारणाओं के बीच आपको संबंध बनाने होंगे। 1908 में साइकोलॉजिस्ट चार्ल्स जड ने एक प्रयोग के माध्यम से इसे सिद्ध किया। उनके पास बच्चों के दो समूह थे, जिन्हें पानी के 4 इंच नीचे रखे लक्ष्य पर डार्ट से निशाना लगाना था। पहला समूह केवल डार्ट्स को पानी के नीचे फेंकने का अभ्यास करता था, लेकिन दूसरे समूह को रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन के बारे में पहले ही बता दिया गया था। वे अब समझ गए थे कि लक्ष्य जहां दिख रहा है वो उसकी वास्तविक स्थिति नहीं है। उन्हें पता था कि पानी में प्रकाश किस तरह चलता है। इसके बाद जड ने टारगेट को पानी के भीतर 12 इंच की गहराई पर रख दिया, जहां पर रिफ्रैक्शन और अधिक स्पष्ट होता था। इससे स्थिति और भी मुश्किल हो गई, क्योंकि टारगेट अपनी वास्तविक स्थिति से और भी ज्यादा दूर दिखने लगा। बेशक जिस समूह की फिजिक्स पर पकड़ थी, वे इस नई परिस्थिति में अपने सीखे हुए ज्ञान को रिलेट कर सकते थे। जैसा कि अनुमानित था, उन्होंने पहले ग्रुप को हरा दिया। विभिन्न तरीकों से अभ्यास करना भी इसमें बहुत कारगर सिद्ध हो सकता है। 1993 के एक अध्ययन में बास्केटबॉल में फ्री थ्रोज की ट्रेनिंग लेने वाली 2 महिला समूहों की तुलना की गई। एक समूह ने मात्र फ्री थ्रो का अभ्यास किया और दूसरे समूह ने अलग अलग चीजों का अभ्यास किया। उन्होंने फ्री थ्रो के अभ्यास के साथ ही साथ बास्केट से 8 और 15 फीट की दूरी से शूट करने का भी अभ्यास किया। अंत में जिस समूह ने विभिन्न प्रकार के शॉट्स का अभ्यास किया था, उसने फ्री थ्रो लाइन में ज्यादा बेहतर प्रदर्शन किया। हम अपने ज्ञान की समीक्षा करके अपने अतिआत्म विश्वास को खत्म कर सकते हैं। क्या आपने कभी घंटों तक सिर्फ इसलिए इधर उधर चक्कर लगाए हैं क्योंकि आप अपनी मंजिल को लेकर आश्वस्त हैं कि आप किसी तरह वहां पहुंच जाएंगे और किसी से रास्ता पूछना आपने जरूरी नहीं समझा? छठा और अंतिम स्टेप आपको अपने ज्ञान को रिव्यू करने के लिए प्रोत्साहित करने और खुद को ऐसी गलतियों से बचाने के में है। अति आत्मविश्वास नियमित रूप से गलतियों को बढ़ावा देता है। लोग आमतौर पर अपने पिछले प्रदर्शन और अपने ज्ञान को अधिक आंक लेते हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें वास्तव में जितना आता है उससे कहीं ज्यादा आता है, और इसलिए वे भविष्य में अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद रखते हैं। सेना ने इसे एक नाम भी दिया है। वे इसे विक्ट्री डिजीज यानी जीत रोग कहते हैं। एक जनरल अपनी काबिलियत को ज्यादा आंक सकता है क्योंकि वह पहले बहुत बार जीत चुका है। इसका जनरल जॉर्ज आर्मस्ट्रांग कस्टर से बेहतर उदाहरण नहीं हो सकता, जो अमरीकी गृह युद्ध के वक्त दुश्मनों को लगातार हराते आ रहे थे। लेकिन ये 1876 में बैटल ऑफ द लिटिल बिगहॉर्न में सब गलत साबित हो गया। उन्होंने 1000 से अधिक मूल अमेरिकियों के खिलाफ अपने 200 आदमियों का नेतृत्व किया था। माना जाता है कि कस्टर के सारे आदमियों में सिर्फ एक ही बचा था। इसलिए अपने ज्ञान और समझ की समीक्षा आपको अति आत्मविश्वास से निपटने में मदद करेगी। उदाहरण के लिए, मनोवैज्ञानिक आर्ट मार्कमैन आश्वस्त थे कि उन्हें टॉयलेट के काम करने का तरीका पता है। आखिर वे दिन में बहुत बार इसका इस्तेमाल भी करते थे, और जब वह बच्चे थे तब उन्होंने कुछ दफा स्टॉपर चेक करने के लिए टंकी को खोला था और हैंडल से छेड़छाड़ भी की थी। लेकिन एक दिन उन्हें यह एहसास हुआ कि वे एक टॉयलेट के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे, और अगर उन्हें उसे खोलकर वापस जोड़ने को कहा जाए तो वो शायद ऐसा नहीं कर पाएंगे। अपने ज्ञान की कमी को स्वीकार करने के बाद ही वह खुद से जरूरी सवाल पूछ सकते थे। शौचालय में पानी का प्रवाह कैसे होता है? फ्लशिंग के बाद वो कहां जाता है? और इस तरह वह बेहतर लर्निंग के लिए तैयार थे। इन 6 स्टेप्स का पालन करके आप भी एक बेहतर लर्नर बन सकते हैं। आप चाहे जो भी सीखना चाहें, चाहे वो टॉयलेट सही करना हो, अपने खेल में सुधार करना हो
या एक नई भाषा सीखना हो, इन सरल अभ्यासों को अपनाकर आप अपने ज्ञान क्षेत्र में माहिर हो जाएंगे। कुल मिलाकर प्रयास और ध्यान केंद्रित करके लगभग कोई भी किसी भी क्षेत्र का विशेषज्ञ या मास्टर बन सकता है। लेकिन ऐसा करने के लिए आपको समय देने और आजमाई हुई रणनीतियों का उपयोग करने की आवश्यकता होगी। आप बस इन 6 स्टेप्स को याद रखें: वैल्यू, टारगेट, डेवलप, एक्सटेंड, रिलेट और रीथिंक। इन तरीकों के साथ आप बेहतर लर्निंग के रास्ते पर अग्रसर होंगे। अगली बार जब आप अपनी महत्वपूर्ण परीक्षा के लिए पढ़ रहे हों, तो अपनी लर्निंग को कई सत्रों में विभाजित करें। पूरे दिन पढ़कर भी जब चीजें याद नहीं रहती, उस वक्त का गुस्सा हम सब ने कभी न कभी महसूस किया होगा। इस चीज से बचने के लिए और अपनी लर्निंग बेहतर बनाने के लिए आपको अपनी पढ़ाई को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना होगा, जो थोड़े समय के अंतराल में पढ़े जाएंगे। आपके दिमाग को चीजें याद रखने के लिए ब्रेक की जरूरत भी पड़ती है, इसलिए अपने ब्रेक लेना ना भूलें। आपको यह समरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे और बुक की समरी सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।